गाइस, बी टू बी बिजनेस बेसिकली वो बिजनेस होता है कि जिसके अंदर आप कारोबार कर रहे होते हैं एक कारोबारी के साथ। मतलब कि आप सामान लेते हैं, चाहे आप फैक्ट्री से लेते हैं या आप किसी होलसेलर से लेते हैं, लेकिन आप आगे डायरेक्टली ग्राहक को नहीं बेचते, बल्कि आगे आप एक कारोबारी को बेच रहे होते हैं। सिंपली ज़्यादातर लोग जो बी टू बी बिजनेस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर कोई भी ढूंढते हैं, कोई भी एक फैक्ट्री ऐसी ढूंढते हैं जिसके साथ वो कोलैबोरेशन कर लें, उनके साथ वो डील कर लेते हैं कि हम आपका आगे सामान बेचेंगे ट्रेडिंग कंपनी के तौर के ऊपर। मतलब कि वो खुद ट्रेडिंग कंपनी बन जाती हैं। अब एक फैक्ट्री है वो कि आउटसाइड बैठी हुई है, किसी एक ऐसी जगह के ऊपर बैठी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट डेवलप नहीं हुई। आप उसके साथ डील करते हैं कि भाई हम आपका सामान बेचेंगे, और आप एक डेवलप्ड मार्केट के अंदर जाकर अपना ऑफिस बनाकर या शॉप बनाकर जिस तरीके से भी उसका माल वहाँ पर बेचने शुरू कर देते हैं आगे होलसेलर के तौर के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि आप आगे रिटेलर्स को बेच रहे हैं। अब ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। चाइना में बहुत अरसे से ये चल रहा है। अब चाइना से अगर कोई बंदा परचेज़ करना चाहता है तो ज़्यादातर लोग कहाँ पर जाते हैं? ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो जाते हैं यहाँ से सीधा ग्वांगझू चले गए या ईवू चले गए, या फिर वो दूसरी साइड पर शंघाई वाली साइड पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जो कि अपना सामान बेचने के लिए बैठे हैं, वो मोस्टली 80 टू 90% सारे के सारे ट्रेडर्स बैठे होते हैं। ट्रेडर्स वहाँ पर क्या करते हैं? ट्रेडर ज़ाहिर बात है कि पीछे जो कंट्री साइड्स की जो मतलब कि दूर दराज की फैक्ट्री हैं वहाँ से सामान लेकर आगे जो है वो बेच रहे होते हैं। ज़्यादातर इस तरीके से होता है कि सामान भी उन्होंने नहीं लिया होता, बल्कि वो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेट लेकर बैठे होते हैं वहाँ पर अपना ऑफिस बनाकर। अब रेट लेकर वो वहाँ पर बैठ के कस्टमर्स को कवर अप करते हैं, कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं। ये बात यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब एक आदमी शहर के अंदर बैठा हुआ है, एक ऐसे शहर के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि ग्वांगझू हो गया। ग्वांगझू शहर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता होता है। रिहाइश के लिए भी वहाँ पर अगर आपने ऑफिस बनाना है, दुकान बनानी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ग्वांगझू, बहुत ट्रेड हब है चाइना का, ज़ाहिर बात है। अब ग्वांगझू के अंदर एक बंदा बैठा है तो उसके अपने भी एक्सपेंसेस होंगे, उसके अपने ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होंगे, साथ उसने जो अपने पास काम के ऊपर सेल पर्सन रखे होंगे उनके भी एक्सपेंसेस होंगे। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे उसके बिजनेस के ऊपर आते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जो सामान वो बेच रहा है उसके अंदर वो ये एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद अपना प्रॉफिट भी रख कर बेच रहा होता है सामान। तो ये जो एक मार्जिन होता है ना, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इस मार्जिन का उन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि जो लोग ला कर बेच रहे हैं यहाँ पर कहीं से भी, मतलब कि जो लोग इन ट्रेडर से ला कर बेच रहे हैं उनको भी बचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बचता। क्योंकि फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइस डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने पाकिस्तान या दुबई वगैरह कहीं पर भी लेकर जाके चाइना से सामान अगर बेचना है, इवन कि अगर आप अमेजोन वेयर हाउस के अंदर भी बेचते हैं तो बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस होता है। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि उसकी जगह के ऊपर अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं तो फिर जो डिफरेंस का आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस निकलते होते हैं। क्योंकि अगर एक ट्रेडर बैठा है तो वो 25 से 30% अपना प्रॉफिट रखता ही रखता है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 20% से कम पर काम करता हो। सारे 25, 30, 35% पे काम करते हैं। कोई बहुत ही अच्छा ऑर्डर आ जाए, कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, तो भी वो 20% से कम पर काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सेल्स के ऊपर अपने सेल्स पर्सन को भी कमीशन देनी होती हैं एक्स्ट्रा, विदाउट एक्सक्लूडिंग उनकी सैलरी। सेल पर्सन को वो कमीशंस भी देते हैं सेल्स के ऊपर, चाहे वो सेल के लिए गाहक उन्होंने खुद भी अपने सेल पर्सन को दिया हो, तब भी वो उसको कमीशन लाजमी देते हैं ताकि उसका एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप्ड रहे। ये चीज़ें भी हमें उनसे सीखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कोई आपके लिए सेल्स का काम कर रहा है तो उसको किस तरीके से आपने जो इन्वॉल्व रखना है अपने बिजनेस के अंदर, किस तरीके से उसको अपने साथ जोड़ के रखना है। यहाँ पर सीन इस तरीके से है कि अगर आप ट्रेडर से हटकर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एज अ बी टू बी बिजनेस अपना। किस तरीके से? अगर आपने किसी भी और मुल्क के अंदर करना है, जैसे कि अब आप यहाँ से फ़र्ज़ किए कि आप चाइना से सामान उठाते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं, तो अगर आप एक ट्रेडर से लेकर आ रहे हैं तो 25-30% आप उसको प्रॉफिट देकर आ रहे हैं। वही प्रॉफिट अगर आप अपना निकाल लें, मैन्युफैक्चरर तक पहुँच कर जिस भी प्रोडक्ट की आपने परचेज़ करनी है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर तक जब आप पहुँचते हैं ना, तो वो प्रॉफिट जो है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। वही आपको बचना होता है जब आप एज बीइंग ए बी टू बी ट्रेडर जो है वो पाकिस्तान में भी चाहे आप आकर बिजनेस करेंगे ना, सामान आप लेकर आएंगे, आप उस ट्रेडर के रेट के ऊपर जब आगे होलसेलर को या छोटे इंपोर्टर को माल देंगे ना, तो वो खुशी से आपसे माल परचेज कर लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भी कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस आप उसको प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही उसको आप चाइना के ट्रेडर के रेट के ऊपर माल देने के काबिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि उससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर भी रख लेते हैं तब भी वो आपसे लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका अब चाइना के जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। ये सारे का सारा जो सर्कल है, ये सर्कल जो बंदा लेकर चलता है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि अगर आपने बी टू बी के अंदर आना है तो बी टू बी में आप जहाँ पर भी बैठ कर सेल करने चाहते हैं वहाँ पर अपना एक ऑनलाइन स्टोर लाजमी बनाइएगा, ताकि
एक ऑनलाइन आपकी अपीयरेंस बन जाए, चाहे उसके ऊपर आपका अखराजात ही क्यों ना हो रहे हो, आपको उससे कमाई ना आ रही हो, चाहे आपको उसके ऑर्डर भी ना लग रहे हो, कोई सेल ना आ रही हो, बट स्टिल आपकी ऑनलाइन अपीयरेंस बहुत ज़्यादा लाजमी है आज के दौर के अंदर। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कौन सी प्रोडक्ट है आपकी, जोन सी भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए आपकी ऑनलाइन अपीयरेंस होना लाजमी है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदा ये चीज़ बेचता है। अगर वो कोई गूगल करता है, गूगल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करता है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके सर्च रिजल्ट के अंदर डाटा आना चाहिए कि भाई ये बंदा है, ये बंदा इस चीज़ के अंदर डील कर रहा है, चाहे वो एज एन इम्पोर्टर कर रहा है, एज अ होल सेलर कर रहा है, एज अ रिटेलर कर रहा है, इट डजेंट मैटर। मैटर ये चीज़ करती है कि आपके बारे में लोग सर्च कर सकें, आपको ढूंढ सकें लोग। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ताल्लुकात के ऊपर, मतलब कि सिर्फ फ़ोन के ऊपर, हालांकि ये सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है ना परचेजिंग का, अगर आप चाइना से परचेज़ करते हैं ना, हम ज़्यादातर अगर परचेज़ करते हैं चाइना से सोर्सिंग करते हैं, तो हम मोस्टली ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर रिलाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जान नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें वो रेट्स नहीं दे पाएंगे जो कि हमारे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमें रेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम इस तरीके से भी रेट्स निकलवाते होते हैं, बट स्टिल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अपीयरेंस इसलिए रखते हैं ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। तो पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए आप भी ऑनलाइन अपीयरेंस अपनी लाजमी रखिएगा। और B2B बिज़नेस मॉडल तभी चल सकता है जब आप पीछे से अपनी परचेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, या फिर आप एज ए मैन्युफैक्चरर जो है वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़ाहिर बात है कि एक दिन के अंदर स्टेबलाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, सब कुछ देखना होता है, लेबर को भी देखना होता है, मशीनरी को भी देखना होता है, मशीनरी की रिपेयरिंग होगी, उसके बाद मैनेजमेंट होगी सारी की सारी लेबर की, साथ ही साथ आपने जो फैक्ट्री ली है इसके रेंटल्स हो गए, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी है तब भी उसकी और सौ मामलात होते हैं। ये सब कुछ देख कर फिर हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को एक सक्सेसफुली जो है वो लीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं तो ये सारी की सारी परेशानियाँ कम होती हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल की टेंशन होती है कि हमने सेल किस तरीके से करनी है। तो सेल के अंदर B2B बिजनेस मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स फॉर ट्रेडिंग कंपनीज। वेल दैट्स ऑल फॉर इट, दो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।